भाई शुरुआत कर रहे हैं, अडानी की भी बात करेंगे, बताएंगे कैसे टारगेट किलिंग हो रही है और आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं। लेकिन उससे पहले आज की एक खबर यह है कि योगी का हंटर और 24 घंटे में एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ का अपराध पर जीरो टॉलरेंस है। योगी आदित्यनाथ अपराध बर्दाश्त नहीं करते हैं, न माफिया न गुंडे, सब जानते हैं। लेकिन योगी की पुलिस पर गोली चला दी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, योगी की पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। बदमाशों को पकड़ रहे थे और बदमाश इतने शातिर थे कि पुलिस वालों पर गोली चला दी। 2 पुलिस वाले वहीं गिर गए, दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज हो रहा था। लेकिन यूपी में जिसने ये हरकत की उसका क्या हुआ है वो देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने के बाद इनका हाल, इनका एनकाउंटर हो गया। पैर में गोली लगी है, पुलिस के सामने करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गोली चलाने का गुनाह इन्होंने किया था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, तस्वीरें दिखाइए। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरा दिया है। एम्बियन दीजिए, फोटो आप देख रहे हैं तस्वीरें। योगी की पुलिस पर गोली चलाई थी, 2 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया था। अब देखिए, योगी की पुलिस ने भी गिरा दिया। ज्यादा दिन भाग नहीं पाए। योगी ने पिछले दिनों कहा था अपराधी अगला चौराहा पार नहीं कर पाएंगे और उसकी ये जीती जागती नजीर है। एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी है और अब रो रहे हैं। सोचिए, बदमाश कितना बड़ा ही क्यों ना हो, योगी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ के आगे इसी तरह रोना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का यही हश्र होता है जो आप देख रहे हैं। तो ये तो एक अपराधी है, बदमाश। दूसरा देखिए जरा, दूसरे का भी एनकाउंटर हुआ। ये देखिए जरा, दूसरे का भी एनकाउंटर हुआ। ये देखिए, ये कंधे पर जा रहा है पुलिस वालों के। ये दोनों ने गोली चलाई थी योगी की पुलिस पर और गोली चलाने के बाद अब अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पुलिस पर गोली चलाने के भाग रहे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, मम्मी मम्मी आवाज भी लगा रहा है। पैरों में गोली लगी है, पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद योगी की पुलिस ने उठाकर वैन में रखा है। दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। ये दोनों बड़े शातिर अपराधी हैं। योगी की पुलिस इन्हें रोक रही थी, रुके नहीं, गोली चला दी, पुलिस पर गोली चला दी और उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ है। दोनों को पकड़ लिया। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये स्प्लेंडर गाड़ी, जिस गाड़ी पर सवार थे ये बुलेट देख रहे हैं, कट्टा इनके पास से मिला। कट्टा भी इनके पास था जो बताता है ये भी पुलिस पर गोली चला रहे थे और इस मुठभेड़ में ये दोनों ढेर कर दिए गए। ये आप देख रहे हैं, पुलिस, ये जहां स्प्लेंडर गिरी उस पूरे इलाके को पुलिस ने अलग किया है और यहीं पर बंदूक की गोली भी पड़ी है और बंदूक भी, ये देख रहे हैं, कट्टा भी पड़ा हुआ है। आइए अब आपको बताता हूं हुआ क्या, इन दोनों को एनकाउंटर में क्यों ढेर किया गया, योगी की पुलिस ने आकर गोली क्यों चलाई और इन्होंने गोली क्यों चलाई। पूरी कहानी इस एनकाउंटर की क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं, दोनों को कंधों पर आप देख रहे हैं यूपी पुलिस के। दरअसल यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा। पुलिस पर इन्होंने हमला किया और 24 घंटे में यह हाल हो गया। मथुरा में छेड़छाड़ के आरोपियों को पुलिस पकड़ने गई थी। दरअसल 1 फरवरी की रात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और गुंडे बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीन लिए वहां जाकर। सोचिए, इतनी हिम्मत कि योगी की पुलिस के हथियार छीन लिए। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और आरोपी फरार हो गए। लेकिन अगले चौराहे तक पहुंचते बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। स्पेशल टीम ने बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया। मथुरा और आसपास के इलाके में यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद 2 घंटे के अंदर एनकाउंटर में बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस की फायरिंग में बदमाश श्याम घायल हो गया, जिसके बाद कैसे रो रहा था ये भी आपने देखा और 24 घंटे में दूसरे बदमाश का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बदमाश सतेंद्र के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है। ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, इसका नाम सतेंद्र है और ये श्याम है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। छीने गए हथियार भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा
एसएसपी और एसपी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जब पुलिस को गोली मारकर भागे तो इन पर इनाम घोषित किया गया और अब पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। सुनिए जरा। कुल 7 टीमें इन सभी वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी गई हैं। सभी पर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है और साथ ही साथ जो भी इसको आश्रय देंगे, जो भी इनको अपने यहाँ बना देंगे, वैसे लोगों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम सत्येंद्र बताया, जो कि बंडपुरा थाना मगोदरा क्षेत्र का रहने वाला है तथा पुलिस मुजाहमत में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और यूपी से बड़ी खबर है और अच्छी खबर है योगी आदित्यनाथ के लिए। खबर यह है कि एमएलसी में विजय और 24 की जीत तय। योगी के लिए लोकसभा चुनाव में जाने से पहले यह बड़ी जीत है, न सिर्फ योगी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, क्योंकि योगी ने पीएम को 80 की 80 सीट यूपी से देने का वादा भी किया है और यकीन भी है कि वो जीतेंगे। तो ये जो जीत हुई है, जीत के बाद जरा सेलिब्रेशन दिखाइए। जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में ढोल नगाड़े बजे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े और खुशी मनाई जा रही थी। अहमियत बढ़ाइए। तो ये जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं आखिर जश्न किस बात का है। जश्न इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव, और देखिए बीजेपी को छप्पर फाड़ नतीजे मिले। योगी की जीत, इस तस्वीर से आपको आभास हो गया होगा कैसी जीत हुई है। लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यह बड़ी जीत हासिल हुई है। योगी की विकास नीतियों पर शिक्षक और स्नातकों ने मोहर लगा दी है। शिक्षक और स्नातक कोटे की एमएलसी सीटों पर चुनाव था और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी ने एमएलसी की 5 में से 4 सीटें जीत ली हैं। सोचिए, 5 में 4 सीट बीजेपी ने जीती हैं। 1 सीट जीती है, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार ने। अखिलेश के हाथ खाली है। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है और एमएलसी में सपा को अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी विधान परिषद में नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? 100 सदस्य हैं विधान परिषद में और सपा की सीट है 9। नेता प्रतिपक्ष के लिए सीट चाहिए 10। 1 मिल जाती तो नेता प्रतिपक्ष मिल जाता, क्योंकि 10 विधान परिषद सदस्य हो जाते, अब 9 के 9 है। सभी सीटों पर हार से सपा को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। यूपी में बीजेपी की राजनीतिक ताकत और बढ़ गई है इससे। यूपी में एमएलसी में बीजेपी के अब 77 सदस्य हो गए हैं, 4 और जुड़ के। विधानसभा में 255 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में है, जबकि लोकसभा में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती हैं। 2024 में के लिए यूपी में बीजेपी की अब बड़ी दावेदारी है। 24 के लिए सीएम योगी चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं, आपको बताऊं। और यह खुशखबरी इसलिए है बीजेपी के लिए क्योंकि 24 में टारगेट बड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, जरा उन्हें सुनिए। ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा। देखिए, ये जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी का जो मतदाता है, वह बुद्धिजीवी है और उसके मत का महत्व होता है। वो एक मत नहीं है, वो हजारों लोगों के बारे में, लाखों लोगों के बारे में एक एक मत के माध्यम से संदेश है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपने योगी के डिप्टी को सुन लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। पिछले कई दिन से आप जान सुन समझ रहे हैं। खबर यह है कि खुद ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में भूख से लोग परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, आतंक से परेशान हैं, कुछ नहीं बचा है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा। अगली तस्वीर दिखाई। तेल नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, और तेल नहीं मिल रहा है ना गाड़ी खरीद पा रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, उसको बाद में फुल स्क्रीन ले लीजिएगा। तस्वीर दिखाई जरा, उसे प्ले कीजिए वॉल पे।
वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए जरा कैसे पाकिस्तान में न तेल मिल रहा है न लोग गाड़ी खरीद पा रहे हैं। इसलिए अब वहां एक ही तरीका बचा है कि गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, यही विकल्प है। जरा सुनिए लोगों को। खोता मोटर शॉप ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहे तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं। अगर वो हमें कहें कि हमारी अभी भी इतनी नहीं है, इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए की। ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखिए कि बगैर सीट्स वगैरह लगी हुई है, बड़ी कंफर्टेबल है ये। और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन 1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60 से 70 हजार में ये अवेलेबल है। और इंशाल्लाह मैं इससे आगे एक इनिशिएटिव और लूंगा। मैं इसके अंदर इवन एसी वगैरह का भी जो है ना वो जो नेक्स्ट ईयर में वो एसी वगैरह लगा के, और वो जरा बारिश वगैरह से भी बचने के लिए ना ऊपर मैं छत वगैरह भी लगवाऊंगा। सर आप गदर भी खरीद रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे यही गाड़ी है, फ्यूचर की गाड़ी यही है। क्या आप वाकई अपनी फैमिली के साथ खोता रेडी खरीद रहे हैं? हाँ देखिए, हम अपनी गाड़ी उसको अब पता नहीं वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसलिए हमने कहा ये कहीं महंगी ना हो जाए, पहले कि ये महंगी हो जाए उससे पहले बुक करवा लें। उसको हम रखेंगे म्यूजियम में, और अब हम फर्दर ट्रैवलिंग करेंगे गधा गाड़ी। देख लिया पाकिस्तान में फ्यूचर गाड़ी जो है वो आपने देख ली है। क्यों है? पिछले दिनों मैंने इसकी वजह आपको बताई थी, फिर से बताता हूं पाकिस्तान में हालात क्यों है। पाकिस्तान में हालात इसलिए हैं क्योंकि भारत में ये ऑल्टो गाड़ी 4 लाख की है, पाकिस्तान में 18 लाख की। पाकिस्तान में गधा गाड़ी खरीदने की स्थिति इसलिए क्योंकि भारत में वैगनार 5.5 लाख की है, और यही वैगनार पाकिस्तान में 26 लाख की। स्विफ्ट कार जो आप भारत में 7 लाख में खरीदेंगे, पाकिस्तान में 41 लाख की है, इसलिए पाकिस्तान में ये गधा गाड़ी विकल्प है। फॉर्च्यूनर जो आप 35 लाख की भारत में खरीदेंगे, पाकिस्तान में 1,70,00,000 की है। स्प्लेंडर जो भारत में आपको 75,000 में मिलेगी, पाकिस्तान में ये 2,75,000 की है। तो गधा गाड़ी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब गाड़ी भी नहीं खरीद पा रहे, तेल भी नहीं, यानी जिनके पास है वो तेल नहीं भरा पा रहे, तो उनके लिए भी विकल्प गधा गाड़ी है। पेट्रोल जो भारत में देखिए 100 रुपए में, पाकिस्तान में 250 रुपए में है। डॉलर की कीमत आप देख लीजिए, 82 भारत में, पाकिस्तान में 275 रुपए से ज्यादा है। ये है कि डॉलर इसलिए बता रहा था क्योंकि तेल खरीदना और मुश्किल पड़ रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ये हालत बने क्यों? बनने के पीछे वजह क्या है? बनने के पीछे आपको 2 साल पहले लिए चलता हूं, 3 साल पहले। ये देखिए, ये दूल्हे की शादी हो रही है और शादी में रिश्तेदार गुलदस्ता तोहफा नहीं दे रहा है, राइफल दे रहे हैं, राइफल। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। पहली बार आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में शादी में राइफल दी जा रही है। 3 साल पहले की तस्वीर है, सोचिए तब बड़ा अच्छा लगता था। जो बाराती आए हैं वो भी पीछे से शोर कर रहे हैं, उन्हें भी बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। बंदूक और बुलेट से तोहफों में राइफल और AK-47 दी जा रही है, लेकिन अब यही राइफल 3 साल बाद कभी मस्जिद में चल रही है, कभी सड़क पर चल रही है, कभी बम के रूप में फट रही है बारूद, तो उसके बाद जान माल का नुकसान हो रहा है। अब यही परेशानी बन गई है जो कल तक खुशी थी। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तो राइफल शादी में दी गई, आज एक मस्जिद तोड़ डाली गई पाकिस्तान में। ये देखिए मस्जिद पर हथौड़े चल रहे हैं, ये देखिए ऊपर मस्जिद के गुंबद, पाकिस्तान में मस्जिद पर हथौड़े चल रहे हैं। एक वो देश जो मुस्लिम देश है, वो देश जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की, वहां हथौड़े चल रहे हैं। यानी ये जिस इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बचाने की दुहाई देते हैं, उसी पर ये हथौड़ा भी चला रहे हैं। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कैसे हथौड़े चल रहे हैं, मस्जिद पर कैसे हथौड़े चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरों में देखिए जरा,
मस्जिद पर देखिए जरा, एम्बियंस दीजिए इसका। आखिर सोचिए मस्जिद पर हथौड़े क्यों चल रहे हैं? कौन है जो हथौड़े चला रहे हैं पाकिस्तान की मस्जिद पर? कौन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हथौड़े चलाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं और अपने लोगों पर ही हथौड़े दाग रहे हैं। कैम 1 काटिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये लोग कौन है। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मस्जिद में देख रहे हैं हथौड़े चल रहे हैं, और ये जो बैठे हैं बगल में यही है सब करवाने वाले। पाकिस्तान की मस्जिद में कट्टरपंथियों ने हमला किया। कराची में है ये अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद। अहमदिया मुसलमान क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अहमदी जमात खाने की मजार को भी तोड़ डाला। हमले की जिम्मेदारी तहरीके लब्बैक ने ली। ये है तहरीके लब्बैक के नेता। एक महीने में इस तरह का ये दूसरा हमला है। ऊपर देखिए, इससे पहले वजीरिस्तान में इसी तरह का हमला हुआ था। पाक मानवाधिकार आयोग ने हमले की निंदा की है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। अल्पसंख्यकों के स्थलों की सुरक्षा की मांग की गई है। अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में हमेशा निशाने पर रहे हैं। 1947 में अहमदिया को पाकिस्तानियों ने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था कि ये मुसलमान ही नहीं है। जियाउल हक ने अहमदिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी इनकी जिंदगी वहां नर्क है। पाक में अहमदिया के उपदेश देने पर भी रोक लगा दी है। अहमदिया के सऊदी जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इमरान खान ने ही भी अहमदिया मुसलमानों को नहीं माना। कार्यक्रम में कहा कि अहमदिया सच्चे मुसलमान नहीं है। सोचिए, पाकिस्तान में कुछ लोग ये तय करेंगे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। शहबाज शरीफ की सरकार भी अत्याचार पर चुप रही हमेशा। पाकिस्तान में अहमदिया पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदिया आबादी करीब 0.09% है, ज्यादा लोग भी नहीं। उसके बावजूद पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को नागवार है। अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में दरअसल अल्पसंख्यक हैं। मान्यता यह है कि मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, लेकिन अहमदिया मुसलमान उन्हें आखिरी पैगंबर नहीं मानते। उनका कहना यह है, इसे मूव कीजिए, लेकिन अहमदिया मुसलमान उन्हें आखिरी पैगंबर नहीं मानते। अहमदिया मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद को भी मानते हैं। अहमदिया हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, और इसी वजह से पाकिस्तान अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता। अहमदिया मुसलमान पाक में ही नहीं पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में उनकी आबादी है, उसके बावजूद ये हाल है। लेकिन मैं अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, जो तहरीके लब्बैक के नेता थे साद रिजवी, जिनके लोगों ने, जिनके समर्थकों ने मस्जिद तोड़ी है, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच वही है जो कल आपको सुनवाया था, जो मौलाना कह रहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में एटम बम लेकर चलो। वही मौलाना के समर्थकों ने मस्जिद तोड़ी है। सुनिए जरा। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मईशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ। तो
कल मैंने आपको बताया था ऐसे ही किसी ने एटम बम को उठाया और उसके बाद देखिए मस्जिद में फूट गया और तबाही ले आया बम लेकर, 100 लोगों की मौत हो गई। अब आगे की कहानी यह है, अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के जो हालात हैं, उस हालात के बीच पाकिस्तान ये कह रहा है चीन से कि तुम्हारे जितने चीन के लोग हमारे पास रहते हैं इनको अगर बचाना है, जिंदा रखना है तो फिर पैसा दो। दरअसल चीन ने कर्ज देने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान अब चीन से कह रहा है अपने लोगों की जिंदगी चाहते हो तो फिर पैसे तो देने पड़ेंगे। देखिए जरा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, बस ऐसे ही उगाही हो रही है। मौलाना भी कुछ यही कह रहे थे, एटम बम कह रहे थे, यहां बस राइफल है। चीन ने कर्ज नहीं दिया तो पाकिस्तान बौखला गया है। चीनी नागरिकों से कहा है अपनी सुरक्षा अब तो खुद करनी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर में हजारों चीनी दरअसल काम करते हैं और चीनी नागरिकों पर अक्सर पहले भी हमले होते रहे। बलूच चीन पाक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं। ऐसे में बलूच अक्सर क्या करते हैं, वो चीनियों पर हमला करते हैं, जिनपिंग के लोग जो वहां हैं। पाक ने कहा कि अगर सुरक्षा चाहिए तो अब इनका खर्चा देना पड़ेगा और निजी सुरक्षा एजेंसियों को पैसे देकर आप रख सकते हो, यानी चीन से कुछ चीनी भेज दो, निजी सुरक्षा रख लो या फिर पैसा दो। पाक में 7,567 चीनी नागरिकों को सुरक्षा मिली हुई है। 2014 में पाकिस्तान ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया था बाकायदा। इस यूनिट का गठन पंजाब की सरकार ने किया था। यूनिट का काम था परियोजना में जो विदेशी लगे हैं इनकी सुरक्षा रक्षा में लगना। इस यूनिट में मौजूदा वक्त में 3,829 सुरक्षा कर्मी लगे हैं। चीनियों के 70 घरों और 24 शिविरों की ये लोग सुरक्षा करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में सीपीईसी के 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यही चीनी काम करते हैं, लेकिन अब पैसा देना पड़ेगा अगर सुरक्षा चाहिए। और यही हाल है, पिछले दिनों में आपको बताऊं, एक बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने आने से मना कर दिया। तस्वीर दिखाई, यूएई के राष्ट्रपति ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बेशक उन्हें भी अपनी सुरक्षा का खतरा होगा, अपनी जान की फिक्र होगी। कहा यह गया कि सर्दी बहुत है इसलिए नहीं आ रहे। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, कि यूएई के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं आए, सुनिए। आई गेस कि पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से, हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। इसमें 100% नीयत की खराबी है। इनफैक्ट हमारा मौसम ये वाला नेचुरल मौसम नहीं खराब है, हमारी जो इकोनॉमी और सियासी मौसम खराब है। आई थिंक ये रीजन है इसके पीछे। जो इकोनॉमी के लिहाज से उन्होंने ये सारा तब्दील किया है। अब जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, कभी कोई सियासतदान कभी कोई सियासतदान, तो ये जो मौसम है ये तो सबसे बेस्ट है उनके लिए। ये तो इवन के हर कंट्री चाहती है कि इस तरह के चारों सीजनल मौसम हो। इसमें आप यही समझ लें कि बस ये हमारी जो हुकूमतें ना, इन्हीं की वजह से उन्होंने अपना माइंड सेटअप चेंज कर दिया। मौसम खराब तो नहीं है, लेकिन मुल्क के हालात खराब है। पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पैसा इनके पास है नहीं। सऊदीया भी पैसे देने से इनकार कर दिया, यूएई भी पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो उन्होंने तो ये डर है ना कि पैसे ना मांग लें, कुछ और ना कर लें, इस वजह से कोई बंदा पाकिस्तान क्यों आएगा। अब आपको बताता हूं कि कंगाल पाकिस्तान कैसे पैसा मांग रहा है चीन से। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि चीन ने कर्ज देने से मना कर दिया और यही वजह है कि यह हंगामा बरपा है। अब ये देखिए जरा, ये आईएमएफ देख रहे हैं, आईएमएफ का दरवाजा भी बंद हो गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दिया है। झटका यह है, पाकिस्तान को अब कर्ज नहीं देगा आईएमएफ। 6 अरब डॉलर का लोन अब नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने बेहद सख्त शर्तें रख दी। शर्तें यह है कि आपके देश में जो बिजली और ईंधन है इसकी कीमत बढ़ाइए 60%। 60% से पहले महंगा कीजिए, तब कर्ज देंगे, वरना इसको भी आप खो देंगे सारा पैसा। टैक्स कलेक्शन दोगुना करने की शर्त रख दी है। शर्तों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी है। सोचिए, महंगाई पहले से है और अगर उसके दाम बढ़ा देंगे बिजली और ईंधन के तो त्राहिमाम मच जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई दर 27.6% है। शर्तें मान लेने पर पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी और चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से घिर गया है पाकिस्तान। बिजली सेक्टर पर 8.5 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज दिया। क्या श्रीलंका जैसे हालत होगी?
श्रीलंका को भी ऐसे ही कर्ज दिया था। चीन का कुल 30 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है और चीन का ब्याज तक नहीं पाकिस्तान चुका पा रहा। आप सोचिए हालत यह, मूलधन छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे शाहबाज। चीन ने पाकिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है अब, और आईएमएफ से पाकिस्तान को आखिरी उम्मीद थी, वहां से भी कटोरा खाली लौटा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से टूटने की कगार पर है और चंद दिनों का ही पैसा बचा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब देश की बात करते हैं। एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे दिन हंगामा और बहस होती रही, अडानी पर झटका, हिंडनबर्ग को फायदा। क्या अडानी की संपत्ति पर टारगेट किलिंग हुई है? क्या अडानी के खिलाफ कोई साजिश की गई है? क्या अडानी को नुकसान पहुंचाकर किसी और को फायदा मिल रहा है? अडानी के नाम पर कैसे, देखिए पहले हंगामा हुआ। पहली तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, संसद 2 दिन से नहीं चल रहा है। लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। सांसद अलग अलग पार्टियों के, विपक्षी दलों के प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं। आज दूसरा दिन था। अगली तस्वीर दिखाइए। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी यही हाल है। दोनों सदन नहीं चल पा रहे हैं। दोनों सदनों में विपक्ष इसी तरह से हंगामा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है जेपीसी से जांच कराई जाए, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अडानी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्या किसी ने अडानी के खिलाफ साजिश की है? क्या अडानी को गिराकर कोई खड़ा होना चाहता है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या अडानी के खिलाफ कोई साजिश हुई? क्या जानबूझकर अडानी के साम्राज्य को चोट पहुंचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार हुई? और कैसे एक रिपोर्ट से भारत के सबसे रईस अडानी के शेयर धड़ाम होने लगे? संजय सिंह, अडानी और उनकी कंपनियां घाटे में जा रही हैं, तो फायदा किसे हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अडानी के शेयर टूट रहे हैं तो किसकी खुशी फूट रही है? क्या अडानी को जानबूझकर टारगेट किया गया? अडानी को गिराकर आखिर कौन खड़ा होना चाहता है? और जरा सुनिए, आपको सुनवा रहे हैं संसद में सांसदों ने जो हंगामा किया, सदन नहीं चलने दिया, क्या कुछ कह रहे हैं वो, बीजेपी क्या जवाब देती है, सुनिए। एक व्यक्ति के नाम सब कुछ नीलाम कर दिया गया, एक व्यक्ति को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दिलाया गया। इसलिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, 2 दिन हो गया, अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। अब ये प्रोटेस्ट हमारा आगे भी जारी रहेगा। अडानी ग्रुप के द्वारा भारत की विभिन्न आर्थिक संस्थाओं से कर्ज लिया गया और उसी वजह से हमारी बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हों, चाहे बैंक हों, LIC हो, सब खतरे में पड़ गए। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे थे, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। आइए, अब आपके जहन में सिर्फ एक सवाल है, आपका पैसा बैंक में है। अगर आपका पैसा बैंक में है तो क्या वो सुरक्षित है? मैं आपको बताता हूं आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, कितना सेफ है आपका पैसा। ये बैंक का कैशियर डिपार्टमेंट है, आप देख रहे हैं। LIC, SBI, ICICI, कौन से बैंक में आपका पैसा है? आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं? अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट के बीच RBI का बयान आया, बैंकिंग सेक्टर लचीला और स्थिर है, RBI ने कहा है। सभी बैंकों की निगरानी रखी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। हर बैंक के कामकाज पर RBI की नजदीक नजर है। 5 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की निगरानी होती है, RBI ने कहा। सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा का भी जिसका कर्ज है उस पर भी निगरानी हो रही, तो फिर अडानी कैसे बचेंगे? देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने भी बड़ा बयान दिया, अडानी ग्रुप को शेयर के बदले लोन नहीं दिया गया है। पहली बात, अडानी ग्रुप को SBI ने 0.88% लोन दिया है। अडानी ग्रुप में हमारा निवेश बहुत कम है, SBI ने कहा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का असर SBI पर नहीं होता। SBI का शेयर, आप सुनिए जरा, SBI का शेयर 3% चढ़कर बंद हुआ है, यानी SBI पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी
कहा है चिंता की कोई बात नहीं है, 2 साल पहले से ही अडानी ग्रुप को हमने लोन कम दिया है। दिग्गज लोन देने वाली कंपनियों का अडानी ग्रुप पर भरोसा अभी भी है। अडानी ग्रुप को लोन से बैंकों को कोई जोखिम नहीं है, यानी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अडानी ग्रुप पर बैंकों का लोन करीब 80,000 करोड़ का है। अडानी ग्रुप पर कुल लोन 2 लाख करोड़ है और मतलब बैंकों का लोन 40% है। बैंकों पर किसी तरह का कोई खतरा, कोई परेशानी नहीं है। अडानी मामले पर वित्त सचिव का भी बयान आया है। राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, यह वित्त सचिव ने कहा है। देश की आर्थिक हालत बेहद मजबूत है। उन्होंने यह भी जोड़ा, शेयर बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मार्केट अप और डाउन होता है। स्वतंत्र नियामक संस्थाएं इस पर नजदीकी नजर भी रखती हैं, यह भी कहा गया है। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, आर्थिक एक्सपर्ट मनीष गुप्ता से। एसबीआई ने बताया है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गौतम अडानी के द्वारा संचालित विभिन्न कंपनियों में, जो कि लगभग 10 से ज्यादा कंपनियां हैं, करीब 21,000 करोड़ रुपए लोन पर दिए हैं और इनमें से एक भी अकाउंट एनपीए नहीं है। इसका मतलब है सभी अकाउंट सही से संचालित हो रहे हैं, इनके इंस्टॉलमेंट या तो आ रहे हैं और या इनका इंटरेस्ट का पेमेंट पूरा है। इसका मतलब है एक भी लोन एनपीए ना होने से एसबीआई की बैलेंस शीट पर इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। और आपको बता दूं, जितने भी लोन हैं उनमें अडानी के शेयर गिरवी नहीं रखे गए हैं, बल्कि उनके फिजिकल एसेट्स और उनके कैश फ्लो के आधार पर लोन दिया गया है। आपको एक और बात बता दूं कि एसबीआई का जो लोन है वो रेगुलेटरी जो रेगुलेशन है उससे लगभग आधा दिया गया है। यानी अगर कोई आपके पास ऐसी अफवाह आती है जिसमें कहते हैं कि एसबीआई ने अपनी बजट से ज्यादा या कानूनों का उल्लंघन करके लोन दिया है, तो ये गलत है। एसबीआई ने किसी भी कानून का उल्लंघन न करते हुए नियमों से जितना परमिसिबल था उसका आधा ही लोन दिया है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं अडानी पर कौन सी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने अभी भी यकीन जताया है। देखिए जरा, अडानी की रेटिंग पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। 8 कंपनियों की फिच रेटिंग मिली है। अडानी ग्रुप के कैश फ्लो पर असर नहीं है। अडानी को लेकर हालात पर फिच की नजर है। अडानी की रेटिंग्स पर तुरंत कोई असर नहीं हुआ है। फिच रेटिंग्स दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज की बात कर रहा हूं, अडानी की कंपनियों पर फिलहाल असर नहीं है, मूडी का कहना है। अडानी की 3 कंपनियों को मूडीज की रेटिंग है। कंपनियों की वित्तीय मजबूती का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है निवेश के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता कुछ कम होगी, स्थिति सुधरने में कुछ वक्त लग सकता है, 1-2 साल का वक्त मूडीज मान रहे हैं। मूडीज भी दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज भी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी अमेरिका की 2 एजेंसीज अभी भी भरोसा जता रही हैं। लेकिन देश में विरोधियों को मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कोई मुद्दा था नहीं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जेपीसी की मांग है, अमृतकाल का महाघोटाला जो सामने आया है, खास करके एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है उसके बारे में बहुत चिंता है लोगों को। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गलत हुआ नहीं, तो क्या दिक्कत है? और आप इतिहास देख लीजिए इस पार्लियामेंट का, जब हम पावर में थे, कांग्रेस पार्टी पावर में थी, ऑपोजिशन में थे, ऐसे मुद्दों पे मांग करते थे और जेपीसी का गठन होता था। अगर कोई चोरी नहीं हुई, गलत नहीं हुआ, आपके दोस्त का सब चंगा सी, तो जेपीसी करने दो ना, क्या दिक्कत है? तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, बीएससी तय कर देगी। पर पहले बीएससी में तय हुआ है, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अडानी को नुकसान कितना हुआ है इस रिपोर्ट के आने के बाद से। अडानी कहां हुआ करते थे और आज कहां पर आ गए हैं। कैम 2 काटिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं कि आखिर अडानी कहां पहुंचे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अडानी पर आखिर आरोप क्या है, उससे पहले आपको ये बताता हूं कि अडानी पर जो आरोप है
पहले वो समझ लीजिए कि बहुत कम लोग जानते हैं। रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन रिपोर्ट में है क्या वो मैं आपको बताता हूं। अडानी पर दरअसल आरोप यह है कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी की है, यह आरोप है। हेरफेर कर अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है, मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए, बाद में इन्हीं कंपनियों से ने अडानी से शेयर खरीदे। विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी पर भरोसा बढ़ गया, इससे अडानी के शेयरों की कीमतें बढ़ गई। मतलब फर्जी कंपनियां बनाकर शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अडानी ग्रुप ने हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है, यह आरोप है। कई कंपनियों ने शेयर गिरवी रखकर कर्ज लिया है। बैंकों के पास वसूलने के लिए शेयर के अलावा कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर 85% तक ज्यादा हैं। यह जो रिसर्च हिंडन रिसर्च एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट में यह आरोप लगाए गए। इन आरोप लगाए जाने के बाद आपको बताऊं कि आखिर अडानी कैसे टॉप से नीचे गिरे हैं वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं अडानी 16 सितंबर 2022 को यह कद था, दूसरे नंबर पर थे। 24 जनवरी रिपोर्ट आने के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। 27 जनवरी 7वें नंबर पर आ गए। 1 फरवरी रईसों में 15वें नंबर पर आ गए। 2 फरवरी रईसों में 17वें नंबर पर आ गए और 3 फरवरी यानी कि आज अडानी रईसों में 21वें नंबर पर है। तो एक एजेंसी की रिपोर्ट ने कैसे दूसरे नंबर पर दुनिया में जो आदमी था उसे 21वें नंबर पर पहुंचा दिया, अब आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, क्या अडानी को दूसरे से 21वें पर लाना चाहती थी? क्या अडानी को बर्बाद करके नुकसान पहुंचाकर खुद का फायदा करना चाहती थी? अडानी को गिराकर खुद खड़ी होना चाहती थी? वो कंपनी कौन है ये देखिए। हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग वो कंपनी है जिसने अडानी पर रिपोर्ट जारी की और अडानी लगातार लुढ़क गए। लेकिन इस कंपनी को फायदा क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये कंपनी का मालिक है, नाम है नाथन एंडरसन। एंड क्या अडानी पर उनकी संपत्ति पर टारगेट किया गया? संपत्ति पर टारगेट किलिंग हुई है। क्यों ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं और अडानी के ठीक बगल में आप देख रहे हैं कैसे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और कौन टारगेट कर रहा है? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे टारगेट किया अडानी को। हिंडनबर्ग ने अब तक 16 कंपनियों को निशाना बनाया और बर्बाद कर दिया। अमेरिका सहित कई देशों की कंपनी को बर्बाद कर चुका है हिंडनबर्ग। क्या करता है? कंपनियों को बर्बाद कर मोटी कमाई खुद करता है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग पहले इन कंपनियों से शेयर खरीदता है, यानी अडानी पर रिसर्च की रिपोर्ट आने वाली कंपनी ने खुद अडानी के शेयर खरीदे, फिर इन कंपनियों को बर्बाद करके फायदा उठा लेता है। कैसे करता है ये? हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनी पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। शॉर्ट पोजीशन क्या है बताऊंगा। हिंडनबर्ग ने खुद बताया है कि अडानी ग्रुप में उसने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। शॉर्ट पोजीशन होती है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का तरीका है। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के जरिए पैसा कमाया जाता है। अब समझिए शॉर्ट पोजीशन से पैसा कमाया कैसे जाता है। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया कि मान लीजिए ए कंपनी, अडानी की कंपनी ए है, अडानी की कंपनी से 10 शेयर उधार ले लिए और उसके बाद इन 10 शेयरों को किसी बी कंपनी को बेच दिया। किसके शेयर थे? अडानी के। तब बाजार में अडानी के शेयर की कीमत थी 100 रुपए, बेच दिया, रिसर्च रिपोर्ट आ गई और अब शेयर का भाव कहां हो गया? 100 से गिरकर 80। 100 में खरीद कर मान लीजिए 150 में बेच दिया तो फायदा हो गया 50 का। और जब अडानी के शेयर गिर गए तो 80 में शेयर खरीद लिए और उसके बाद उधार वापस कर दिया। हिंडनबर्ग ने 80 रुपए में 10 शेयर खरीदकर ए कंपनी को लौटा दिए वापस। इस तरह से हर शेयर पर हिंडनबर्ग को अगर 100 का शेयर, जो 100 वाला शेयर उधार लिया था, 100 में ही बेचा तब भी 20 रुपए का फायदा पर शेयर।
जब गिर गए तो वापस लौटा दिए। इसे शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है और शेयर मार्केट में चलता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अडानी ग्रुप के एफपीओ से ठीक पहले यह रिपोर्ट आई, क्योंकि अडानी के एफपीओ को बर्बाद करना था। हिंडनबर्ग को भरोसा था कि अडानी ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे और इसीलिए यह रिपोर्ट जारी की गई। आइए अब तारुफ कराता हूं मैं आपका इस रिसर्च कंपनी के मालिक से। इस रिसर्च कंपनी के मालिक हैं नाथन एंडरसन। उनके बारे में जरा जानिए। हिंडनबर्ग सिर्फ, बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो कंपनी है ये सिर्फ रिसर्च नहीं करती है कि एक रिपोर्ट स्टॉक मार्केट का बनाकर दे रही है किसने शेयरों में घोटाला किया। इसकी दो विंग है। शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग भी करती है। दो विंग है, एक रिसर्च करती है, दूसरी धंधा करती है, बिजनेस, कमाई करती है लोगों को बर्बाद करके। एक विंग रिसर्च रिपोर्ट जारी करता है, दूसरा विंग शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करता है। शेयर गिरते ही भारी मुनाफा कमाता है। शॉर्ट सेलिंग का खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी होता है, मोटी कमाई के लिए बड़ा रिस्क लेते हैं। हिंडनबर्ग कंपनी के मालिक हैं नाथन एंडरसन। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन कर रखा है। इसके बाद एंडरसन नौकरी तलाशते रहे, कहीं नौकरी नहीं लगी। एंडरसन को डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल गई। पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा काम देखने लगे। शेयर मार्केट की बारीकियों से यही सीखा और फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का फैसला कर लिया। हिंडनबर्ग नाम से कंपनी की शुरुआत कर दी और लोगों को बर्बाद करने लगे, खुद मुनाफा कमाने लगे, क्योंकि शेयर का जो बाजार है वो सेंटीमेंट्स पर चलता है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट। यामिनी अग्रवाल कह रही है हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई है ये रिपोर्ट फ्रॉड है, टारगेट किलिंग है। क्या कहनी है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये रिपोर्ट कब रिलीज हुई है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो ये रिलीज हुई है 24 जनवरी को, जिसके इमीडिएटली बाद अदानी ग्रुप का एफपीओ आना था। और देखा गया है कि जो भी उन्होंने एलिगेशंस रेज की हैं वो है स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर के और अकाउंटिंग फ्रॉड को लेकर के। स्टॉक मैनिपुलेशन में अगर हम देखें तो सेबी सक्रिय है और क्योंकि इनकी कंपनी ज्यादातर लिस्टेड है तो जो सेबी है उसके दायरे में आती हैं कोई भी ऐसी मैनिपुलेशंस अगर होती हैं। साथ ही ये देखना जरूरी है कि अकाउंटिंग फ्रॉड की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जो ऑडिट करता है सभी रिपोर्ट्स को, जिसके तहत पता चलता है कि क्या चीज सही है या क्या चीज सही नहीं है। बाकी अदानी ग्रुप ने अपना जो है जवाब दिया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, जिसके अंदर उन्होंने एलिगेशंस का जवाब दिया है। तो आने वाले वक्त में विपक्ष को एक गुब्बारा मिल गया है जिसको फुलाकर वो हंगामा भी करेगा, हल्ला भी करेगा, लेकिन धीरे धीरे जो धूल है वो सेटल डाउन हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, गोला बारूद बरामद हुआ है घाटी से। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आतंकी किस तैयारी के साथ आए थे, किस प्लानिंग के साथ आए थे। देखिए जरा कितनी गोलियां मिली है, पिस्टल मिली है, हैंड ग्रेनेड है, लॉन्चर्स हैं, बुलेट्स देखिए जरा, सैकड़ों बुलेट्स बरामद हुई हैं। दूसरी आप देखिए जरा, राइफल में जो लगाते हैं मैगजीन नीचे, वो आप देख रहे हैं। उनके पास वॉकी टॉकी भी थे, सैकड़ों गोलियां मिली है। ये सारी चीजें घाटी से बरामद हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए। और गोलियों के साथ ये 4 आतंकी भी धरे गए। ये चारों आतंकियों के पास से ये गोला बारूद बरामद हुआ है। आइए अब इन पर जो एक्शन हुआ, कैसे इन पर एक्शन हुआ है और कितना गोला बारूद बरामद हुआ है, ये आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि 370 हटने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए। सब आगे आपको नजर आ रहा है। जो पुलिस को आतंकियों की दरअसल पहले सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ऑपरेशन का प्लान बनाया गया। 9 राष्ट्रीय राइफल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों के ठिकाने पर छापा मारा गया, जिसके बाद मौके से 6 आतंकियों को धर दबोचा गया। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, जो आपके सामने आप देख रहे हैं। मौके से 30 AK-47 राइफल के राउंड्स मिले। आतंकी ठिकाने से 4 UBGL यानी लॉन्चर्स गोले बारूद बरामद हुए। 2 मोर्टार शेल भी आतंकी ठिकाने से मिले हैं। 446 गोलियां भी मौके पर पुलिस को मिली है। ये सब कुछ बरामद हुआ। आइए
अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर पिछले दिनों नरवाल में देखिए, यह धमाका हुआ था गाड़ी में, परखच्चे उड़ गए थे और पूरी गाड़ी के देखिए, गाड़ी का हाल देखिए, आसपास के जगह की तस्वीरें देखिए। अब एक परफ्यूम बॉम्ब मिला है कल, तो घाटी में साजिश की तैयारी, ये देख रहे हैं डिओड्रेंट जो आप देख रहे हैं, ये डिओड्रेंट नहीं है, ये आईडी है, इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये आईडी मिली है और ये किस तरह का बम है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और इसके साथ एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया। ये परफ्यूम बॉम्ब है। आपने पहली बार नाम सुना होगा, बहुत से बम, स्टिकी बॉम्ब और न जाने कौन कौन से बम सुने आपने, लेकिन परफ्यूम बॉम्ब आप पहली बार देखने जा रहे हैं। देखिए जरा धमाका किस तरह से करता है। जम्मू कश्मीर में पहली बार यह परफ्यूम बॉम्ब मिला है। आतंकी अब परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल दरअसल कर रहे हैं। परफ्यूम की बोतल की तरह होता है यह बम। परफ्यूम आईडी को खोलने या दबाने पर यह ब्लास्ट हो जाता है। कई बार परफ्यूम बम को छूते ही धमाका हो जाता है। परफ्यूम आईडी के बारे में अभी लोगों को जानकारी नहीं है। पुलिस सुरक्षा बलों के लिए भी यह एक नया चैलेंज है। परफ्यूम बम की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। गिरफ्तार लश्कर आतंकी आरिफ ने यह बड़ा खुलासा किया है। स्कूल का टीचर आरिफ बना परफ्यूम बम का मास्टर। नरवाल धमाके में परफ्यूम बम का इस्तेमाल हुआ था। 21 जनवरी को नरवाल में यह डबल धमाका हुआ था। नरवाल धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। 2022 में कटरा धमाके में भी परफ्यूम बम का इस्तेमाल हुआ था। कटरा धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आइए अब आपको खबरों में आगे लिए चलते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो असम से आई है और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि असम में अगर किसी ने नाबालिग से, बच्चियों से शादी की, जबरदस्ती की या करवाई तो उसे जेल जाना होगा। और अच्छी शुरुआत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी शुरुआत की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, कितने आज धरे गए ये देख रहे हैं आप। जरा फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इनमें शक्लें इनकी दिखाइए। ये जो जिन्हें आप देख रहे हैं ये बाल विवाह के मामले में सब गिरफ्तार हुए। हजारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है बाल विवाह में। असम पुलिस ने यह एक्शन लिया है और यह एक्शन यह बता रहा है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। ये सारे जितने लोगों को आप देख रहे हैं एक साथ सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सब बाल विवाह के मामले में धरे गए हैं। तो बाल विवाह ने इन्हें कैसे जेल पहुंचा दिया है यह आपको बताता हूं और इन पर अब एक्शन होगा बाकायदा अलग अलग धाराओं में। ग्राफिक्स दीजिए इधर। और मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो एक्शन लिया है ये आप देख रहे हैं। असम में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। बाल विवाह करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। असम में 2 दिन में 2044 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाल विवाह में शामिल 52 पादरी और काजी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी धुबरी और बरपेटा से हुई है। बाल विवाह के अब तक 4074 केस दर्ज किए गए हैं। लड़की 14 साल से छोटी है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध रोकने का कानून है पॉक्सो, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। 18 साल से छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण पर पॉक्सो लगता है और नाबालिगों की शादी होगी तो पॉक्सो लगेगा। पॉक्सो एक्ट में 7 साल से उम्र कैद तक की सजा है। 7 साल या उम्र कैद तक की सजा है। लड़के की उम्र 14 साल से कम है तो सुधार गृह में भेजा जा रहा है उन्हें। सर्वे के बाद हेमंता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और असम में 31% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हुई। 31% रेट है, सोचिए। रिपोर्ट के बाद हेमंता ने पुलिस को जांच के लिए बाकायदा कहा है। जांच में असम में बड़ी संख्या में बाल विवाह के केस मिले हैं। ऐसी शादियों को अब असम में रद्द किया जा रहा है। जितनी इस तरह की शादियां हुई हैं, दोषियों की गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। नाबालिग लड़की से शादी करना वैसे भी कानूनी अपराध है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डीजीपी। Honorable Chief Minister Assam Dr. Hemanta Sharma had directed Assam Police that he has received inputs that child marriage is rampant in various parts of Assam and he had directed Assam Police to carry out an inquiry in this regard, and on the basis of that during the last 2 days we have registered 4074 cases in different districts of Assam. तो 4000 केस इस मामलों में दर्ज किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
अमेरिका में चीन का जासूसी गुब्बारा, चीनी गुब्बारा अमेरिका पहुंच गया। तस्वीर दिखाइए जो आप देख रहे हैं, यह चीनी गुब्बारा है जो अमेरिका के आसमान में नजर आ रहा है। चीन परेशान है कि आखिर, अमेरिका परेशान है कि आखिर चीन ने कहां से गुब्बारा भेज दिया है। देखिए जरा, चीन का क्या यह जासूसी गुब्बारा है, क्या यह जासूसी गुब्बारा भेजा है चीन ने, और अमेरिका अब इसकी जांच कर रहा है। वहां अमेरिका में हलचल मच गई इसे देखने के बाद। देखिए जरा, क्या चीन इस तरह की हरकत कर सकता है। गुब्बारा देख रहे हैं, गुब्बारों से अमेरिका की जासूसी कर रहा है चीन, कहा जा रहा है। अमेरिका के आसमान में इस तरह के चीनी गुब्बारे दिख रहे हैं। कई दिनों से गुब्बारा आसमान में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि गुब्बारा 3 बस के बराबर है, इतना बड़ा है। चीनी गुब्बारा बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में उड़ रहे थे। ये गुब्बारे कमर्शियल हवाई यातायात से काफी ऊंचाई पर देखे गए हैं। अंदेशा है अमेरिकी परमाणु हथियारों की निगरानी कर रहा है चीन। इन गुब्बारों के जरिए गुब्बारे गिराने के लिए फाइटर जेट तक तैनात कर दिए गए हैं। अभी तक फाइटर जेट ने गुब्बारे को गिराया नहीं है। तो क्या ये चीनी गुब्बारे, डर है कि गुब्बारे गिरने से बड़ा खतरा भी हो सकता है, इसलिए अभी अमेरिका खतरे को लेकर आकलन कर रहा है इनका। फिलहाल अमेरिका ने चीन के सामने इस मुद्दे को उठाया है कि क्या आपके गुब्बारे, चीन ने जवाब दिया है। अमेरिका इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। आइए, तो अब अमेरिका परेशान है कि क्या चीन ने गुब्बारे भेजे हैं, जिस पर जांच हो रही है। चीन का अपना रिएक्शन है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। हर्षवर्धन जी अब अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद सूरजपाल